कौन बेंजोइन कंडेंसेशन देगा? जो केनिजारो दे रहा था। कौन केनिजारो दे रहे थे? जो नॉन आयनाइजेबल थे। नॉन आयोनाइजेबल जो है, ऐसे कीट एल्डिहाइड्स कंडेंसेशन पे एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको बेंजोइन कहते हैं। अब बेंजोइन कैसे होगा? गुड इवनिंग। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आपको दो एल्डिहाइड लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से हम लोग कैनिजारो लेते थे, कैनिजारो में एक का अल्कोहल बनता था और एक का कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ आपको बेंजोइन बनाना है। ये एक बेंजोइन कंडेंसेशन एक डिफरेंट रिएक्शन है। एलिफेटिक जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं देते, वो कैनिजारो देते हैं। जैसे HCHO वगैरह हुआ। तो ये एरोमेटिक की ही स्पेशल रिएक्शन है। बेंजेल्डिहाइड एंड अदर नॉन आयनाइजेबल एल्डिहाइड undergoes condensation with the reflux with the methanolic potassium cyanide give benzoin condensation। तो क्या लेना है? एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड लेना है आपको, KCl लेना है। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे प्रोडक्ट बनता है बेंजोइन। तो एक बात समझ में आ गई कि एल्डिहाइड देगा, ये रिएक्शन कौन सा एल्डिहाइड देगा? विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। उसमें भी दोनों में से एक कंफर्म है कि आपके पास क्या है? बेंजेल्डिहाइड होना चाहिए। तो आप बेंजेल्डिहाइड ले सकते हैं, इसके अलावा या दूसरा एल्डिहाइड ले सकते हैं जो नॉन आयनाइजेबल होता हो। तो वो क्या करते हैं? अदर नॉन आयनाइजेबल एल्डिहाइड अंडरगो कंडेंसेशन व्हेन रिफ्लेक्स विद द अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड गिव्स बेंजोइन। क्या देखना आपको? C6H5CHO, C6H5CHO के दो मॉलिक्यूल मिलकर C6H5। ध्यान से देखना, इसमें कुछ नहीं हुआ। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, देखना जरा, C6H5CHO और C6H5CHO बिल्कुल बना हुआ है। एक इधर आपका एल्डिहाइड बना हुआ है, दूसरा एक एल्डिहाइड इधर बना हुआ है। बस इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया है, बने हुए कंपाउंड का नाम हुआ बेंजोइन। एलिफेटिक एल्डिहाइड fails to give this reaction। बेंजोइन में आपने देख लिया करना क्या है। दो एल्डिहाइड आप लेंगे तो C6H5CHO एंड C6H5CHO। इसका H उठाना है, इस पे लगाना है, तो ये CHOH हो जाएगा, दूसरा CO C6H5 हो गया, बन गया। अब KCN का इसमें क्या काम है? जो साइनाइड है आपका, वो साइनाइड क्या करता है? अटैक्स एन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड। यहां जैसे किया तो आप यहां बताइएगा, जब साइनाइड जो है जब इस पे अटैक कर रहा है, बताइए इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? ये जो अटैक कर रहा है इस पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक ऐड हो रहा है। यस, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। साइनाइड जब इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगी? कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, डबल टूटकर सिंगल रह जाएगा। साइनाइड उस पे ऐड हो गया। अब यहाँ क्या होगा? अब जो O नेगेटिव है वो रिपल करेगा, रिपल करेगा, इनमें से जो ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बाहर चला जाएगा वही बाहर निकलेगा। यहाँ से H बाहर निकलती है, ये कहिए कि H रीअरेंज हो जाती है, इस पे आ जाती है। तो किस तरीके से आएगी? इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, ये वाला इस पे चला जाएगा और C पे क्या आ गया? माइनस। दूसरा C6H5CHO अटैक करेगा तो वो जो वाला C है, C पे अटैक कर देगा, जाके क्या बन जाएगा?
C6H5COH और Cn, C6H5COH और Cn, ये पहले वाला लिखा है। जो दूसरे वाले कार्बन पे अटैक किया है जाके, वो कार्बन पे क्या होगा, एक पे प्लस एक पे माइनस, O पे माइनस H C6H5। इसी रिएक्शन को एक बार हम आपको फिर से अलग उस पर बताई देते हैं। बेंजोइन में आपको करना क्या है, C6H5CH डबल बॉन्ड O प्लस C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये वाली H आपको जोड़नी है। इस पे क्या बन जाएगा, C6H5C पे ऑलरेडी H है, O पे ये वाली H आ जाएगी, और आगे क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड से O C6H5। इसी का नाम क्या हो गया, बेंजोइन। मैकेनिज्म समझ, C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, KCN टूटेगा, Cn नेगेटिव बनाएगा, Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, कार्बन पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक हो। क्या बना, C6H5 सिंगल बॉन्ड C, O पे माइनस, सिंगल से Cn आ गया है, उस पे है H। यहाँ से H ऐसे जाता है, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, ये वाला H कहाँ चला गया, रीअरेंजमेंट हो। क्या बना, C6H5 सिंगल बॉन्ड C, C पे माइनस, O पे H आ गया, साइनाइड बन गया। अब दूसरा C6H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O बेंजल्डिहाइड, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा एज ए बेस की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह कहिएगा। जब ये अटैक करेगा तो इस पे प्लस इस पे माइनस आ जाएगा। चलिए पहला वाला जैसा है उसको वही लिख दीजिए, C6H5 सिंगल बॉन्ड से C, एक तरफ है OH, अगला है साइनाइड, और किससे जुड़ गया है, ये वाला कार्बन सेंटर वाला इस वाले कार्बन पे, इस पे क्या है, H है, अगला C6H5 है, और क्या है आगे सिंगल से O नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करता है, इस वाले H को ले लेता है, तो यहाँ क्या बनेगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, बस इसने क्या किया, H को शिफ्ट कर लिया। C6H5 सिंगल बॉन्ड से C, O पे माइनस हो गया, और अगला CH C6H5, और ये क्या बन गया आपका OH। क्या करेगा, ये रिपल करेगा, जिससे साइनाइड बाहर हो जाएगा, क्योंकि साइनाइड एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, तो यहाँ प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, ये प्लस माइनस दोनों बॉन्ड बना लेंगे। C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड से O सिंगल से CH पे क्या रहेगा ऊपर, OH, और अगला क्या हो गया, C6H5। इसी का नाम ही है बेंजोइन। बाकी का आपको समझ में आ गया। देते कौन है, नॉन आयोनाइजेबल एल्डिहाइड। सर इसी का मतलब यही पूछ रहे थे, नॉन एनाइजेबल का मतलब क्या हुआ। हाँ, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, जान रहे कीटोन है जी। इसका टॉटोमर बनाए, इसका H उठाइए, इस पे लगाइए, क्या करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड से ये क्या हो जाएगा, ये, और ये हो जाएगी डबल से CH2, ये इनॉल फॉर्म बनाना है इसका जी जी, तो ये इसका कीटो, तो इस कीटो फॉर्म का इनॉल बन सकता है, तो जिसका इनॉल बन सकता है उसको क्या कहते हैं, इनोलाइजेबल। कैसे पता चलेगा, फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ सर फंक्शनल ग्रुप लिया, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या हुआ, अपने पास बेंजीन की रिंग हुई है ना, इस बेंजीन की रिंग की अगर आप बात करेंगे CHO के बाद, तो यहाँ जो अल्फा बनेगा, इस पे एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी, चार, चारों कार्बन से ही सेटिस्फाई है, कोई हाइड्रोजन नहीं है।
तो ये नॉन आयनाइजेबल हो गया, मतलब ये आयनाइज नहीं हो सकता क्योंकि इस पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। यही है ठीक नॉन आयनाइजेबल ठीक। का मतलब। अच्छा और बताइए, एक कौन सी नॉन आयनाइजेबल की एक और रिएक्शन बताइए, एल्डिहाइड की ही है, जो नॉन आयनाइजेबल एल्डिहाइड्स देते हैं। कौन सी नेम्ड रिएक्शन है वो? एल्डोल। नहीं, उसमें तो होता है। तो क्या नहीं एल जा रहा? यहाँ क्या नहीं जा रहा, जिस पे होता है अच्छा, वो देते हैं एल्डोल, है ना। अल्फा हाइड्रोजन होता है। जिस पे अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब इसका इनॉल बन जाएगा। अगर ये इसका कीटो फॉर्म बनेगा, अल्फा है तो इनॉल बन जाएगा, तो आयनाइजेबल हो गया। इसका नहीं बनेगा, नॉन आयनाइजेबल, जैसे HCHO, जैसे C6H5CHO, जैसे CCl3CHO, इन पे नहीं है। HCOHO। अब बताइए, अपने में नेम्ड रिएक्शन है, उनमें से आपको नेम्ड रिएक्शन का नाम बताना है जिसमें इंटरमीडिएट कार्बीन बनता है। कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें, यस ठीक है, अपने अंदर जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें एक नेम्ड रिएक्शन है, उसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम आपको बताना है। बताइए ये किस में बनता है, उस रिएक्शन का नाम क्या है? बेटे फॉस्फाइडाइएस्टर। नहीं नहीं नहीं, उसमें PPH3 होता है, PPH3 डबल बॉन्ड CH2 होता है, जो कीटोन से रिप्लेस होता है ना। तो वो CH2 में चेंज हो जाता है और वो PPH3, है ना, डबल बॉन्ड से O ये बनता है। तो ये तो नहीं है, ये तो ये बिटिंग का है, ये बिटिंग का नहीं है। एक और बताएं, आर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH और उस पे Br, ये भी बनता है उस रिएक्शन में। हाफमैन ब्रोमाइड सर। यस, यही हाफमैन ब्रोमाइड। अच्छा ये बताइए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसका नाम है क्रोटोनो एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। बताइए किस रिएक्शन का प्रोडक्ट है? अपने अंदर नेम रिएक्शन है, अभी पढ़ी है 4-5, उन्हीं में से है एक। ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना है। बताइए ये सर कैनिजारो। नहीं, कैनिजारो में तो सर ये होता था, एल्डोल का है ये। एक एल्कोहल बनता था, एक कार्बोक्सिलिक बनता था ना। एल्डोल है। यस, तो क्या होता था एल्डोल में, क्या था वैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड पे, इस पे क्या होता था OH, डबल बॉन्ड, अगला CH2 और CHO। क्या करते थे, इसका CH2 का एक H हटाते थे, इसका OH हटाते थे, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा H2 हटाने के बाद। तो ये प्रोडक्ट अपना एल्डोल प्रोडक्ट हुआ, और ये एल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट हुआ कंडेंसेशन के बाद, मतलब H2 हटाने के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड अपना बचता है। एल्डोल के बाद इनॉल। यस यस, एल्डोल तो एक क्या हुआ, एडिक्टिव प्रोडक्ट है। एल्डोल Yes, क्या हुआ, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। अब इसमें से हटाना था H2O, तब बचेगा ये, तब पूरी रिएक्शन का नाम एल्डोल के बाद एल्डोल रिएक्शन नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन, यहां तक एल्डोल रिएक्शन रहेगी केवल। यस सर, वही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो वही हाँ कंडेंस। हाँ, तो वहां पे कंडेंसेशन हो जाएगा। केवल आज रिवाइज करने के लिए पूछ रहे हैं सर ये रिएक्शन जो बताए थे एक बार और बता दीजिएगा। ऊपर जो है ये बेंजल्डिहाइड का जो है KCN से जो क्रिया करा रहे हैं, इसका मैकेनिज्म बता दे क्या? नहीं बस वैसे रिएक्शन बता दीजिए जो शुरू में बताए हैं। अच्छा, कि मतलब जैसे आपने यही C6H5CHO लिया है जी और प्लस C6H5CHO लिया है, तो हमने एक को खोल के ऐसे करके लिख दिया। KCN लेना है, वो भी कैसा लेना है, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KCN। तो C6H5 सिंगल बॉन्ड C और H, है ना, C और H। अगला क्या है O, और क्या करना है, इसमें से ये वाली H इस पे लटका दीजिए यहाँ पे,
अब जो बचा है वही लिख दीजिए, क्या बचा, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड C6H5, बस इसी का नाम बेंजोइन। अच्छा, इसको 2 बार लेना है बेंजल्डिहाइड। यस, इसके 2 मॉलिक्यूल, इसका एक H इसके O पे जोड़ना है, तो ये पहला जो है C6H5 CHO क्या बन जाएगा, C6H5 CHOH, और अगले का H चला जाएगा तो रह जाएगा C6H5 CO। तो 2 लेने हैं, और वहां पे वो चीज मेंशन नहीं है, वहां 2 नहीं लिखा है, जी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और क्या देखा गया इसमें, बेंजोइन कंडेंसेशन जो हैज बीन सक्सेसफुल विद ए मिक्सचर ऑफ 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना। अगर 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो उनमें ज्यादा अच्छा होगा। कौन कौन देगा, कंडीशन समझ गए। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन यानी नॉन आयनाइजेबल होंगे, एल्कोहल एक KCN की प्रेजेंस में कराएंगे, बने प्रोडक्ट को बेंजोइन कहेंगे। इसमें साइनाइड पहले अटैक करता है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन मूवमेंट करता है, या ये कहिए कि शिफ्ट हो जाता है, फिर कार्बेनाइन बनता है। कार्बेनाइन क्या करता है बाद में, सेकंड मॉलिक्यूल एल्डिहाइड रिएक्शन विद रिवर्स, वही जो मैकेनिज्म बताए थे वही चीज। बिटिंग हम लोग पढ़ ही चुके हैं। बिटिंग में क्या था, ये फास्फोरस का एलाइड होता है अपना, यही एलाइड क्या O हटाना है, CH2 लगाना है, बस इतना याद रखेंगे। डायरेक्ट रिएक्शन बना के देते हैं इसमें। और इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि जो इंटरमीडिएट बनता है उसको नाम कहते हैं बिटेन, बिटिंग में जो बनता है वो बिटेन कहते हैं। और जो रीमाटियमेन में मेन प्रोडक्ट होता है वो आपका मेजर होता है, और इसमें सैलिसैल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड बनते हैं। जब आप क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड, और CCl4 लेते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है। और तो वाला मेजर है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बनती है इसमें, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और ऑर्थो वाला ही क्यों मेजर बनता है ये भी बताया था, क्योंकि चिलेशन हो जाती है वहां पे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नेक्स्ट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट हम लोगों ने देखा। हॉफमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जो अपना एमाइड है वो Br2 से रिएक्शन करके प्राइमरी एमीन में चेंज हो जाता है। तो एमाइड का प्राइमरी एमीन में चेंज होना किसकी प्रेजेंस, Br2+4KOH की प्रेजेंस में, क्या कहलाता है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रिएक्शन कहते हैं, या हॉफमैन डिग्रेडेशन कहते हैं, या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी कहा जाता है। तो 3 नाम है इसके, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, हॉफमैन डिग्रेडेशन एंड हॉफमैन ब्रोमाइड। क्या क्या इंटरमीडिएट बनते हैं, इंटरमीडिएट 2 की बात होती है। एक तो आपका ये बनता है पहला, फर्स्ट कहाँ गया, RCONH पे Br, अभी यही N ब्रोमोएमाइड बोला था, RCONH पे Br, और RNC एल्काइल आइसोसाइनेट। तो ये आपके 2 इंटरमीडिएट बनते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन रहता है, R है तो R कॉन्फिगरेशन रहेगा, और S है तो S कॉन्फिगरेशन रहेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे, नोबेल जेल। अब अपना आयनिक इक्विलिब्रियम पर वापस पहुंचते, ऐसे ही रिवाइज करते रहेंगे तो बाकी की रिएक्शन में भी पता चलता रहेगा किसमें क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, वही क्वेश्चन कल हम लोग समझ रहे थे, अब हम इसको करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड, पहला कॉन्सेप्ट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट किस मीडियम की बात करता है, AQUOUS। एक्वस में क्या बनाते, AQUEOUS ऐसे लिखते ना एक्वस, ये सही है। आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से क्या कहते हैं, एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ऐसा कोई भी पदार्थ जो जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयन देता है, एसिड होता है। जो OH नेगेटिव देता है वो बेस होता है। ये तो आर्हेनियस का एसिड और बेस कॉन्सेप्ट था। क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन भी इंपॉर्टेंट है। It does not explain the acidic character of certain compounds
CO2, SO2, AlCl, जिनके पास OH नहीं है, यानी पहली कमी। वो ये कहते हैं कि जिन कंपाउंड के पास H पॉजिटिव है तो वो एसिड, और जिनके पास OH नेगेटिव होता है वो बेस होते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिन पे H नहीं है लेकिन एसिडिक है, कुछ कंपाउंड ऐसे नहीं है जिन पे OH नहीं है लेकिन वो बेस है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्या करता है, जल अगर नहीं है, पानी की अनुपस्थिति में ये अम्ल और क्षार का कैसा व्यवहार होगा इसके बारे में नहीं बता पाते। एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव आयन का पानी में नेचर कैसा है, OH नेगेटिव का पानी में कैसा है, इसके बारे में भी नहीं बता। आइए थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट, acidic and basic nature of those compounds which do not give H positive or OH negative respectively can be explained by the either reaction with the water। जैसे NH3 है, इस पर डायरेक्ट OH नहीं है लेकिन ये H2O से रिएक्शन करके NH4OH बनाता है, और NH4OH के जली विलयन में आप देखेंगे NH4 पॉजिटिव आयन आएंगे और OH नेगेटिव आयन आएंगे, और जिसमें OH नेगेटिव आयन आएंगे उसको हम बेस कह देंगे। इसका मतलब अमोनिया जीव है वो भी बेस की तरह काम करेगा। CaO, इसमें नहीं है OH, H2O से रिएक्शन करके CaOH का ट्वाइस बनाता है, इसको तोड़ दे Ca डबल पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्शन करके H2CO3 बनाता है, कार्बोनेट आता है, H पॉजिटिव आते हैं, जबकि यहाँ डायरेक्ट इसमें कहीं H पॉजिटिव नहीं था लेकिन ये नेचर में एसिडिक हो गया। ऐसे ही SO3 जो है वो SO4 प्लस 2H पॉजिटिव में बनाता है, ये भी कैसा हो गया नेचर में एसिडिक। ये कैसा है बेसिक। तो ये भी कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि जिसमें आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं उनके अंदर क्या कर सकते हैं, उनको आप जल में घोल के देख सकते हैं, और घोलने के बाद उनका नेचर देखेंगे। अगर इस तरह का नेचर अगर आता है तो अब वो एसिड है या बेस है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोटॉनिक थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल व क्षार का प्रोटॉन दाता तथा ग्राही सिद्धांत। प्रोटॉन लेने और देने की बात करते हैं, इसी पे हमने अधूरा छोड़ा था। इसमें क्या है, कह रहे हैं इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर के टर्म में दो बातें होंगी, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। एन एसिड इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस which can give or donate the proton H positive, whereas the base is a substance which can accept a proton or H positive। अम्ल वो है जो H पॉजिटिव ग्रहण करते हैं, और क्षार जो है, सॉरी क्या कर दिया, H पॉजिटिव देते हैं, वो एसिड है, और जो H पॉजिटिव ग्रहण करते हैं, जो H पॉजिटिव लेते हैं, वो बेस होते हैं। यही चीज आर्यनेस की थ्योरी भी कह रही थी, H पॉजिटिव देने वाले अम्ल हैं और H पॉजिटिव जो देते हैं वो एसिड है। और बस इन्होंने क्या कहा कि H पॉजिटिव को H पॉजिटिव नहीं कहा, H पॉजिटिव का नाम बताया प्रोटॉन। अभी समझ रहे प्रोटॉन क्यों बोलेंगे इसको। हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं 0। अब वही क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे तो केवल प्रोटॉन ही बचेगा, तो H पॉजिटिव को आप केवल प्रोटॉन भी कह सकते।
केवल प्रोटॉन भी कहा जा सकता है। तो H पॉजिटिव दाता आपके प्रोटॉन्स हो गए। अब देखिए HCl है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर। अब ये क्या कर रहा है, H पॉजिटिव पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेचारा हो गया, क्यों, इसके ले लिए Cl ने। तो H पॉजिटिव कहां जाके जुड़ गया, जाके ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर देगा, H को जुड़ लेगा। तो यहाँ H पॉजिटिव देने वाला कौन हुआ, HCl। तो HCl क्या हो जाएगा, एसिड। इसी तरीके से आप एसिटिक एसिड देखिए, अगला देखेंगे आप नाइट्रिक एसिड देखिए। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव देने का काम कर रहे हैं, और जो H पॉजिटिव ले लेगा वो आपका बेस हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल हुआ, NH3 ने जब H पॉजिटिव को लिया तो क्या बना, NH4 पॉजिटिव, और OH नेगेटिव आपका बाहर। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि NH3 का बेसिक नेचर है क्योंकि इसका जली विलयन OH देता है, और आप ये कह सकते हैं कि ये H पॉजिटिव लेता है इसलिए ये बेस है, ये भी बात ठीक है। तो इसमें केवल एक ही बात समझनी है आपको, एसिड और बेस की। H पॉजिटिव दाता अम्ल और H पॉजिटिव ग्राही क्षार। NH3 ने H को लिया, क्या बना, NH4 OH नेगेटिव। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं संयुग्मी अम्ल व क्षार, यानी कॉन्जुगेट एसिड व बेस। कोई भी चीज संयुग्मी कौन होती है या कॉन्जुगेट किसको बोला जाता है, तो बस एक ही शब्द में आपको समझना है कि ऐसी कोई भी दो स्पीशीज जिसमें H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है वो आपस में कॉन्जुगेटिव होती है। कैसे, HNO3 और NO3, इसमें केवल एक H का डिफरेंस है तो ये आपस में कॉन्जुगेट हुई। NH3 और NH4 प्लस, एक H है ज्यादा, कॉन्जुगेट हुई। CO3 और HCO3 आपस में क्या हुई, कॉन्जुगेट हुई। क्या H2 और OH नेगेटिव भी आपस में कॉन्जुगेट है, यस सर। दो H है, यहाँ एक ही H है जिसमें केवल H पॉजिटिव का डिफरेंस है, कॉन्जुगेट होंगे। एसिटिक एसिड कॉन्जुगेट है किसका, CH3COOH। बताइए इसमें, आप बताइए Cl नेगेटिव के कॉन्जुगेट एसिड का नाम बताइए। ये अगर खुद बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, बताएं। HCl। यस। अब क्या देखिएगा, आप जैसे दो स्पीशीज आपने देखी, एक आपने Cl नेगेटिव देखा, एक HCl देखा, आपस में कॉन्जुगेट है। एक बात तो समझ आ गई कि कॉन्जुगेट है, किसका कौन कॉन्जुगेट एसिड है, कौन बेस है, ये बताना पड़े। तो ये देखिए H पॉजिटिव है तो ये एसिड हुआ, इसका कॉन्जुगेट ये होगा क्योंकि H पॉजिटिव का डिफरेंस है। तो एसिड के कॉन्जुगेट को क्या कहते हैं, बेस। और अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड। पहचानेंगे कैसे, जो H पॉजिटिव ले सकता है वो बेस, जो H पॉजिटिव दे सकता है वो एसिड। अब आप बताइए NH3 जो है वो NH4 का क्या है, NH4 का रिलेशन NH3 से क्या है, NH4 का NH3 क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। अब बताइए इसके कॉन्जुगेट एसिड का नाम क्या होगा। कार्बोनिक अम्ल। सर नाम तो नहीं पता। नहीं, नाम क्या, इनमें से बताना ना, यही तो होगा। तो HCO3 तो होगा, नाम नहीं पता। हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ेंगे।
बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है हिंदी में। बाइकार्बोनेट। यस, बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और आप सीधा पढ़िए, जब कुछ नहीं पढ़ रहे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, जी। ऐसे कार्बोनेट हुई ऐसे। अब बताइए, ये अगर बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ये होगा, ये अगर एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस होगा। आप इसको बेस वन माने, इसको एसिड वन माने, तो यहां भी यही चीज लिखी जाएगी। तो यहां पे आप बेस 2 मानोगे, एसिड 2 मानोगे। बताइए क्या बात समझ में आई जो हम कह रहे हैं? इस तरफ भी एसिड और बेस होंगे, इस तरफ भी एसिड और बेस होंगे। ऐसे लिखिए, ऐसे। एक सेकंड, थोड़ा सा क्लियर करें तब ज्यादा समझ में आएगा। इसको लिखे 1, इसको हमने लिखा 2, ठीक है, तो इसको लिखा हमने 2। अब ठीक है, बेस 1 का कॉन्जुगेट एसिड ठीक है, 1 वाले का 1 वाला। एसिड का कंजुगेट बेस। बताइए क्लियर हुआ? कॉन्जुगेट पहचानना है बस। जी सर, ठीक, क्लियर। इसमें बताइए कौन किसका कॉन्जुगेट है? सर NH3 का कॉन्जुगेट एसिड NH4 है। और H2O का कॉन्जुगेट बेस OH नेगेटिव है। अब स्पीसीज पहचान लेंगे, जो H पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी रखता हो वो बेस। ये अभी H ले सकता है, क्या बन जाएगा? H2O। ये अभी भी ले सकता है H पॉजिटिव, क्या बन जाएगा? H3O+। ऐसे ये H ले सकता है, H ले सकता है तो क्या है? बेस। तो लेने के बाद क्या बन जाएगा? ये HCl में क्या बन जाएगा? ये क्यों? अब H दे सकता है, देने के बाद क्या बच जाएगा? बताएं, क्लियर बात? बेस जी। यही नीचे लिखा है, कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर। In the case of acid base reaction, the reverse reaction is also an acid base reaction. Every acid form a conjugate base by a loss of proton and every base conjugate acid by gain of proton. जो अभी बताया है सेम कहानी। Ha अगर एसिड है, क्योंकि H दे सकता है, तो बचे हुए पार्ट को क्या बोलेंगे? बेस। तो ये आपस में कॉन्जुगेट हुए, और बताया था कॉन्जुगेट वो होते हैं जिनमें केवल H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है। बस इतना सोचना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे ही एग्जांपल में प्रॉपर समझाया भी है कि HCl जो है Cl नेगेटिव में बनता है। अगर HCl एसिड है तो Cl नेगेटिव बेस। NH3 अगर बेस है तो NH4 एसिड में बदलता है। A conjugate pair of acid and base differ by a proton only। यही लिखा ही है कि कोई भी दो स्पीसीज जो कॉन्जुगेट है आपस में, उनमें डिफरेंस होता है केवल H पॉजिटिव का, बाकी का कुछ नहीं सोचा। फिर से उन्होंने ऐसा ही एक एग्जांपल दे रखा है, HClO4 ClO4 H2SO4 H3SO4। acid base reaction always proceed in the direction from the stronger to weaker acid base combination।
बस इतनी बात समझनी थी कि H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बचा हुआ जो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो वीक होगा, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्गर का कॉन्जुगेट वीक होता है और वीक का स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप ये बताइए, HCl एसिड है, Cl नेगेटिव बेस है, तो इसमें से क्या स्ट्रॉन्ग है और क्या वीक है? HCl स्ट्रोंगर हो जाएगा सर एसिड, और Cl माइनस जो है वीकर बेस। लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तीसरी थ्योरी। दोनों क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, पहले ये बताएं। जी सर। अब वो तो एग्जाम्पल आएगा, क्वेश्चन आएगा, वहां पे बात क्लियर होगी। हाँ सर, हाँ अच्छा हो जाएगा। हाँ, आ गया कि नहीं आ गया? अभी लगेगा आ गया, वो अगर गलत हो गया तो नहीं आया। इसमें क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, कौन सा? लोन पेयर। लोन पेयर आप जानते ही हैं किसको कहते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। लोन पेयर एक्सेप्टर और लोन पेयर डोनर। लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड होते हैं और लोन पेयर डोनर बेस होते हैं। बेस। यस, जैसे NH3 पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि वैलेंसी सेल में 5 होते हैं, 3 ने बॉन्ड बनाया है, तो एक बेस है। यही बात ब्रोंस्टेड भी कह रहा था। और अगर H2O में घोल दो तो NH4OH में टूटता है, OH देता है। यही बात आर्हेनियस भी कह रहा था। तो ऐसा नहीं होगा कभी कि अगर NH3 अगर लुईस के कॉन्सेप्ट में अगर बेस है तो फिर ऐसा नहीं होगा कि ब्रोंस्टेड में वो एसिड हो जाए। ठीक है, केमिकल स्पीसीज विच एक्ट्स एज लुईस एसिड। तो लुईस एसिड कौन होंगे? लोन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल कंपाउंड मींस जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वो सभी लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। जैसे BF3, SnCl2, FeCl3, AlCl3, इस तरीके से। सिंपल, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो सभी लुईस एसिड है। Molecules having a multiple bond between the atoms of different electronegativities, जिनमें मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी होती है, जैसे SO3, जैसे SO2, तो सेंट्रल एटम के पास क्या होगा? कमी रहेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पड़ जाएगा, ये लुईस एसिड होंगे। सेकंड, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स द सेंट्रल मेटल आयन एक्ट्स एज लुईस एसिड। फॉर एग्जांपल, निकेल इन निकेल टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड, निकेल एक्ट्स एज लुईस एसिड। और दूसरा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसके अलावा जिनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं जो अपना एक्सटेंड कर सकती हैं, विस्तार कर सकती है और बढ़ा सकती हैं, ऐसी सभी लुईस एसिड की कैटेगरी में आती। क्या लुईस एसिड के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो समझ में आई सबको? सर लास्ट वाला नहीं समझ में आया, 5th वाला।
जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, जिसके पास डी ऑर्बिटल आ जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल होता है, जैसे कहते हैं कि NCl3 बनता है, PCl3 बनता है, P का PCl5 बनता है लेकिन N का NCl5 नहीं बनता है, क्यों? नाइट्रोजन का 15 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15 है, 3s आया 3p आया तो आगे 3p ही भी पड़ा होगा, पक्की बात है, लेकिन 3d में जगह नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। यही कारण था कि PCl5 बन गया और NCl5 नहीं बना, क्यों? 1s2 2s2 2p3 2 में डी होता नहीं है, वो एक्सटेंड नहीं कर सकता, जो एक्सटेंड कर सकता है जिन पे वेकेंट ऑर्बिटल हैं वो बना लेते हैं। जी सर। सबको समझ में आ गया? पहचान पाएंगे कि लुईस एसिड की तरह कौन कौन वर्क करेगा? दूसरा आता है लुईस बेस। कैसे पहचानेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब जिन पे लोन पेयर होता है, दूसरे जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नंबर तीसरी बात, कॉम्प्लेक्स में अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल मेटल लुईस एसिड होता है और जो लिगेंड्स होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। लिगेंड्स किसको कहा जाता है? लोन पेयर डोनर स्पीसीज को ही लिगेंड्स कहा जाता है। तो जो लिगेंड्स होते हैं वो लोन पेयर डोनर होते हैं, तो वो बेस की तरह काम करेंगे। पहचान, जिस पे लोन पेयर हो, पहचान जिस पे नेगेटिव का चार्ज हो, ठीक है, और जो लिगेंड की तरह बिहेव करे, या जितने भी लिगेंड्स हैं वो सभी बेस होते हैं। जैसे हुआ BF3, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 हुआ 2,3, वैलेंसी सेल में 3। फ्लोरीन का होता है 9, 2,7, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये फ्लोरीन के साथ जब साझा करता है तो 3 फ्लोरीन अपनी तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन और 3 ब्रोमीन बोरान अपनी तरफ से, तो बोरान के 1 2 3 और फ्लोरीन के 1 2 3 आपस में करते हैं शेयरिंग और टोटल आते हैं इलेक्ट्रॉन 6, यानी ये करेगा लुईस एसिड की तरह काम, क्योंकि इसका ऑक्टेट है इनकम्प्लीट। NH3 से करा रहे हैं तो NH3 पे है लोन पेयर, लुईस बेस, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, एसिड बेस एडक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। H पॉजिटिव लुईस एसिड है आपका, ये इसके साथ मिलेगा, लुईस बेस बनेगा, NH4OH बन जाएगा। एल्यूमिनियम पे 3+ लुईस एसिड है, 6H2O लुईस बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि इस पे लोन पेयर है। ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ये लोन पेयर दे सकता है, ये बेस हो गया, एक्सेप्टर एसिड हो गया। इतने एग्जाम्पल पर्याप्त है, मतलब समझ में आ जाएगा। अब जो पढ़ा था उसको कंक्लूड कर लीजिए। 1884 में एक इलेक्ट्रोलाइसिस की थ्योरी आई है, उसी के बेस पे आर्रेनियस ने कंसेप्ट दिया। आपने सबसे पहले पढ़ा होगा विद्युत अपव्योजन, विद्युत अपघटनी सिद्धांत, विद्युत अपघटनों का वियोजन सिद्धांत, उसी पे बेस पे आर्रेनियस कॉन्सेप्ट था कि जल में घोलने पर जो H पॉजिटिव देते हैं वो अम्ल, जो H नेगेटिव देते हैं वो बेस। प्रोस्टेंट लॉरी 1923 के अंदर कह रहे हैं कि जो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन दाता अम्ल होते हैं, वो प्रोटॉन ग्राही क्षार होते हैं। तीसरी बात आती है लुईस की। लुईस कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर्स हैं वो एसिड होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होते हैं वो बेस होते हैं। नेक्स्ट बात आती है, इन्होंने कहा ये 3 स्पीशीज दे रखी हैं, व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग।
क्या बताना है, ये कह रहे हैं कि इनके कॉन्जुगेट बेस बताइए इन तीनों के। चलिए तो आप लोग बताइए तीनों के बेस। पहले के बेस का नाम CH3O। ये टूटेगा, H पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव जाएगा तो निगेटिव आएगा, ये हो गया Cb। जी। HN3 क्या हटेगा, H, नेगेटिव एच पॉजिटिव। N3 निगेटिव, क्या नाम पढ़ते इसका, एजाइड। एजाइड, हाँ सर। क्या है कॉन्जुगेट बेस, ये लिखा है AlCl3। AlCl3 लिखा है, जब आप इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो कितने आपके पास थे, 6, 5 यहाँ रह गए, छठवें वाले से H पॉजिटिव निकल जाएगा और वो H नेगेटिव बचेगा। क्या बच जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। अगर ये एसिड है तो पूछा था इसके कॉन्जुगेट बेस का नाम बताएं। इन्होंने कहा PO3 जो वो ट्रिपल नेगेटिव वो एम्फोटेरिक है, इस बात को जस्टिफाई करिए। एम्फोटेरिक क्या होगा, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। जी। तब बताएं। जैसे बताइए SO3 डबल नेगेटिव है, अब इसमें H तो है नहीं, HCO3 नेगेटिव है। अगर ये H पॉजिटिव देता है तो ये क्या बन जाएगा, CO3 डबल नेगेटिव, और अगर H लेता है तो क्या बन जाएगा, H2CO3। ये भी बनता है, ये भी बनता है, तो ये इसके बीच का है। ऐसे ही बताना है। क्या इन्होंने पूछा कि HPO3 नेगेटिव जो है वो एम्फोटेरिक है क्या, इस बात को जस्टिफाई करें। क्या लगता है आपको। ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है क्या, आप लोग बता नहीं, बेस दोनों की तरह काम करेगा। तो इस पे H है क्या, नहीं है, H है ही नहीं, जब है ले ही तो पाएगा, तो एम्फोटेरिक नहीं हुआ, नहीं हुआ, इट इज नॉट एम्फोटेरिक। जैसे हमने सिंपल एग्जांपल बताया HCO3, H दे देगा तो CO3 डबल नेगेटिव, और H ले ले तो H2CO3। तो इससे HCO3 माइनस एम्फोटेरिक हो जाएगा फिर। यस, यही चीज तो समझा रहे। जैसे H SO4 पे नेगेटिव है, H दे दे तो SO4 डबल नेगेटिव बनेगा जी, और ये H ले ले तो H2SO4 बनेगा। ये भी बनता है, ये भी बनता है, तो बीच वाली स्पीसीज ये है, यही एम्फोटेरिक नेचर का। ठीक है सर। अब यही अगर HPO3 सिंगल नेगेटिव लिखा होता बात बन जाती, H दे देता तो क्या बनता, PO3 है ना, PO3 क्या बनता, PO3 डबल नेगेटिव बन जाता है। ऐसे एक ही लगा, ये एक ही लगा, HPO3 सिंगल नेगेटिव जी है ना, PO3 सिंगल नेगेटिव, ले लेगा तो H2PO3 बन जाएगा। ऐसे बनता है। ठीक है। तो उन्होंने यही पूछा था, इज PO3 ट्रिपल नेगेटिव एम्फोटेरिक, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या PO3 फॉस्फेट आयन जो है क्या वो एम्फोटेरिक है, जस्टिफाई करें।
तो एम्फोटेरिक क्या होता है, पहले डेफिनेशन बताइए। एम्फोटेरिक आयन कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट ए प्रोटॉन, और PO3 नेगेटिव आयन कैन ओनली एक्सेप्ट प्रोटॉन बिकॉज कैन नॉट डोनेट एनी प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि है ही नहीं उसके पास। के पास। Classify the following species as Lewis acid and Lewis base. NH3, BF3, SnCl4, C5H5NCO और NH2 सॉरी निकल का 2+। कौन से लुईस एसिड कौन से लुईस बेस? पहला देखिए NH3 है, लॉन पेयर लॉन पेयर होगा कि नहीं? जी। बेस हो गया, एसिड होगा तो ऊपर लिख दें। BF3 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एसिड होगा। SnCl2 10 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नहीं है, क्या 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 किस में आ जाएगा? एसिड में आया। C5H5N नाइट्रोजन पे क्या होगा? लॉन पेयर बेस। Ni2+ एसिड। जितने भी मेटल हैं जिसपे डी ब्लॉक के मेटल हैं जिसपे प्लस चार्ज है, जिसपे कमी है इलेक्ट्रॉनों की, वो सब क्या है लुईस? ये बना है कुछ इस तरीके से होता है सर, C5H5। ठीक है, SnCl2 में कैसे पता चलेगा? 10 कार्बन फैमिली का है, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। तो इन सबके वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और केवल कितने Cl से जुड़ा है? 2 से। 2 लॉन पेयर। तो हाँ एक ही बोला जाएगा। लॉन पेयर तब बोलेंगे जब हाँ। तो 1 2 3 कुल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सही है, यस। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा वहां SnCl4 लिखा है ना, SnCl2 होता है एसिड, 4 नहीं होता, 2 होता, क्योंकि 4 हो जाएगा तो 4 4 8 हो जाएंगे, तब कंप्लीट हो जाएगा। तो एसिड और बेस की बात समझ में आई, क्या करना है? लॉन पेयर डोनर बेस है, लॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड है, H पॉजिटिव डोनर, यस। Ni+2 वाला जो है ये कोई भी मेटल, कॉपर पे 1+, Mn पे 2+, Fe पे 3+, सब लुईस एसिड होते हैं। जी सर। क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ये देखिए कॉन्जुगेट एसिड फॉलोइंग स्पीशीज। कॉन्जुगेट एसिड और बेस बताना, तो इसका क्या बताएंगे आप? HNHCO3- सर ये H दे देगा तो H ले भी तो सकता है, ये रखा बीच में। हाँ H दे देगा तो कॉन्जुगेट एसिड जी, और ले H लेगा। हाँ H ले लेगा तो H2CO3 क्या बन जाएगा? बेस। कॉन्जुगेट बेस। बस इतना ही करना। ठीक है। H2PO4 पे निगेटिव है, H देने के बाद HPO4 डबल निगेटिव, और H लेने के बाद H3PO4। NH3 का कॉन्जुगेट एसिड बताना है, एसिड है तो H देगा, बेस है तो H लेगा। NH3 अगर H ले ले तो बेस की तरह वेव करेगा, क्या बनाएगा? NH4 पॉजिटिव। और H दे देगा तो क्या किसकी तरह वेव करेगा? एसिड की तरह, खुद एसिड बन जाएगा, दूसरे को क्या बना देगा? बेस। HS निगेटिव देखो, H ले लेगा तो सर मतलब बेस नहीं एसिड। H लेता है तो बेस। हाँ हाँ सर ठीक है।
और देता है तो एसिड। ठीक है। Classify the following acid and base according to the Bronsted-Lowry concept and name their corresponding conjugate acid and base. NH3 एसिड है कि बेस है? बेस। CH3 COO नेगेटिव एसिड है या बेस है? करेगा H प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन H देने नहीं जल्दबाजी ना करिए। H है देने लायक है कि नहीं? अगर H दे देगा तो H2O बनाएगा बचे हुए को। यस सर। H दे सकता है तो ये एसिड है गुरुजी। H नेगेटिव बताएं। कैसे पहचानेंगे बेस है? एसिड पे टैप कर सकता हूँ, इस पे नेगेटिव चार्ज। यस। HCOO नेगेटिव एसिड या बेस? यस बेस होगा। H जोड़ लेगा ना? यस सर बेस होगा। ये बताइए। ये भी बेस होगा। सर ये भी H2SO4 का है तो SO4 माइनस H प्लस 2 प्लस निकल गई, बेस ले लेगा सर ये। बेस है, बचे हुए पार्ट को कह रहे बेस। और जब H दे रहा था तब एसिड। यस सर। सल्फ्यूरिक भी कह सकता। तो ये इसका कॉन्जुगेट कैसा है? स्ट्रॉन्ग है भी? वीक। H2SO4 यस, क्योंकि ये किससे बना था? H2SO4 स्ट्रॉन्ग। और ये कैसा था? यस स्ट्रॉन्ग था। सर 5 क्या बना है सर? जी इसका एसिड बनेगा। ये क्या लिखा है? HCOOC माइनस। नहीं H वो C कहाँ है? यही तो है। HOO माइनस। बोला था वो गलती से। हाँ ये तो वो गलत लिखा है, तो हमने ये बोला था कि HCOO है, और में क्योंकि जो बनेगा वो HCOOH बनेगा। यस और में कैसे? और में कैसे? सर H डबल O है ना? नहीं ये कह रहे कि ये गलत हो सकता है। पहले जो हमने बोला था वो ये बोला था, तो इसका मतलब ये बेस होगा और इसका बचा हुआ पार्ट एसिड बनेगा। अब ये एक चीज हो सकती है कि ये H2O2 हो तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा जा सकता है तब भी ये बेस है, क्योंकि H लेगा। अगर ये H2O2 होता तो H हटाने के बाद HO2 नेगेटिव बनता। H दे भी तो सकता है ना सर? कौन सा? ये वाला देख रहे हैं? इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने सॉल्यूशन दिया होगा नीचे। यस H दे भी सकता है और H ले भी सकता है। H ले लेगा तो H2O2 बन जाएगा, और H दे देगा तो O2 पे डबल नेगेटिव बन जाएगा, तो एम्फोटेरिक नेचर का होगा। लेकिन इन्होंने तो दिखाया है HO नेगेटिव है ब्रोंस्टेंट एसिड बाय डोनेटिंग H पॉजिटिव, और दूसरी चीज नहीं दिखाई इन्होंने, क्योंकि ये निकला H2O2 से ही है। HO नेगेटिव बनेगा किससे? इससे बनेगा H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H से। तो ये एम्फोटेरिक नेचर का होगा। H ले भी सकता है और H दे भी सकता है। यस और आखिरी पता ही है, SO4 डबल नेगेटिव H है नहीं इस पे, तो केवल एक ही ऑप्शन है H लेना। इसके बाद H लेने वाला ये क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव एक्सेप्टर बेस।
फिर से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्लासिफाई करने के लिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एसिड एंड बेस एंड आल्सो मेंशन कांसेप्ट ऑफ बेसिस ऑफ दिस आर। सो HCl को क्या कहेंगे, एसिड या बेस? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। H2CO3 को क्या कहेंगे, एसिड या बेस? कार्बन बेस है। ये तो द फॉलोइंग एज एसिड और बेस। देखिए सर, जब H2CO3 को आप H2O में घोलेंगे तो एक बनेगा NaOH, दूसरा बनेगा H2O प्लस CO2। कभी कभी इनको मिला के लिख देते हैं H2CO3। तो ये स्ट्रॉन्गर नेचर का है, जो स्ट्रॉन्गर बनेगा प्रोडक्ट के अंदर वही वाला सॉल्यूशन अगर कैसा माना जाएगा, उसी नेचर का माना जाएगा। तो जब Na2CO3 को जल में घोला तो सर NaOH बना डोमिनेंटली, तो फिर नेचर वैसा ही रहेगा जो आपका जो ज्यादा अमाउंट में है, तो NaOH बेसिक। चलिए तीसरा बोलिए, CH3COOH एसिड या बेस? एसिड है, ये तो एसिडिक basic। एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नहीं, लेकिन एसिड बेस बताना है तो क्या करोगे, जल में घोल के देख लो। H2CO3 बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है। हाँ, एसिड। एसिड। Ag+, जितने भी मेटल हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो सभी लुईस एसिड होते हैं। Cn नेगेटिव, बेस। HCN इसका एसिड बनेगा। पहचान पा रहे हैं? अब बात आती है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। The strength of acid is measured in the term of H positive produced greater the number of H positive produced in aqueous solution। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आएंगे किसी भी सॉल्यूशन में, उतना ज्यादा एसिड कैसा माना जाएगा, स्ट्रॉन्गर। जितना ज्यादा डिसोसिएशन, जितने ज्यादा H पॉजिटिव आएंगे उतना ज्यादा एसिड। Whereas the strength of a base is measured in the term of OH negative produced greater the number of OH negative produced in aqueous solution, stronger the base। जितना ज्यादा OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा उतना अच्छा बेस। समझ में आ गई सबको? किसी को भी जल में घोल रहे हैं, जितने ज्यादा H पॉजिटिव आएंगे उतना अच्छा एसिड, जितने ज्यादा OH आएंगे उतना अच्छा बेस। तरीका है जैसे HA था, वाटर में डिसॉल्व किया गया तो H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव बना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka जो है, इसको अगर आप मेजर करना चाह रहे हैं तो इक्विलिब्रियम के टर्म से कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन A नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन HA। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव। Ka is a dissociation constant of acid Ha. Similarly, for a base, Kb is directly proportional to OH negative। यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा उतना अच्छा एसिड, मतलब उतना ज्यादा ब्रेक होगा, ये बात है। It means the greater the value of dissociation constant Ka and Kb, greater the amount of H positive aqueous medium and OH negative produced and the stronger acid
एंड बेस रेस्पेक्टिवली। जितना Ka ज्यादा उतना अच्छा एसिड, Kb जितना ज्यादा है इसका मतलब बेस उतना अच्छा। अब बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, और इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा रिलेटिविटी से। दो एसिड देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे देंगे, एसिडिटी पूछ लेंगे। देखिए, relative strength of acid and base according to the Ostwald dilution law for weak acids, K equal to C into alpha square। अल्फा निकालना है तो रूट Ka अपॉन सी हो जाता है, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट में Ka अपॉन सी। फॉर द वीक एसिड इक्विमोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, अल्फा बटे अल्फा टू बराबर अंडर रूट में Ka1 बटे Ka2। अगर एसिड 1 की स्ट्रेंथ डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2 इक्वल टू अंडर रूट में Ka अपॉन K2। अगर बेस लें ऐसे, पहले बेस दूसरा बेस का अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो अंडर रूट में Kb2 अपॉन Kb1 अपॉन Kb2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इसके साथ रिलेट, ये इसके साथ। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहां अप्लाई कर। अब आता है, ये बता चुके हैं अकॉर्डिंग टू द लोइस ब्रोनस्टेंट लॉरी कॉन्सेप्ट, ए वीक एसिड हैज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। अगर कोई वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कॉन्जुगेट होगा। जस्ट अपोजिट कहानी चलती है इनके साथ। जैसे आप सभी जानते हैं CH3COOH एक वीक एसिड है, तो CH3COO नेगेटिव जो बचता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। H2O एक वीक बेस है तो OH H3O प्लस एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये होता है नेचर। इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, पॉलीबेसिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस। देखिए जस्ट उल्टा लिखा है, लिखे एसिड है, लिखा है पॉलीबेसिक, बेस है, लिखे है पॉली एसिडिक। तो ये कैसा होता है, ये बात समझिएगा कि पॉली वर्ड कैसे आ रहा है। जैसे आपका लिखा है H3PO4, H3PO4 अगर जनरली डिवाइड किया जाए तो एक H पॉजिटिव हटाएगा तो H2PO4 निकलेगा। H2PO4 से एक H हटा देंगे तो HPO4 पे डबल नेगेटिव आएगा। HPO4 से एक और H हटा देंगे तो PO4 ट्रिपल नेगेटिव आएगा। अब बात यह है कि एसिड है तो क्या दे रहा है, OH H दे रहा है, और H किसको न्यूट्रल करती है, बेस को। तो इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन थे H3PO4 पे, तो 3 H पॉजिटिव को कितने OH चाहिए नेगेटिव करने के लिए, 3 ही H पॉजिटिव को 3 OH नेगेटिव चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो OH कहां से आएंगे, बेस से। तो कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर लेगा, 3 को। यही लिखा है पॉलीबेसिक एसिड। खुद तो एसिड है लेकिन अधिकतर बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो नाम है पॉलीबेसिक एसिड। अब बताइए H2SO4 क्या है। अगर इस पे 2 H आते हैं तो 2 H को न्यूट्रल करेगा कि नहीं करेगा, तब उसका नाम हो जाएगा डाइबेसिक। H2SO4 क्या है, डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। 3 H थे, ट्राइबेसिक हो गया। ऐसे ही हम आपसे कहें CaOH का ट्वाइस है,
HCl से रिएक्शन कराना चाह रहे तो H पे तो एक ही पॉजिटिव होती है, इसके पास कितने OH है? 2, तो H कितने चाहिए? 2, तो इसको 2 करना पड़ेगा। एक बेस को कितने एसिड चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए? 2, तो ये क्या बन जाएगा? डाई एसिडिक बेस। तो बेस की एसिडिटी देखी जाती है और एसिड की बेसिसिटी। एसिड कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा? तो बेसिसिटी। एक बेस कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा? एसिडिटी। एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी देखी जाती है। सबको बात क्लियर है? एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी, जी एसिडिटी। क्या रीजन है उसका? जैसे H2SO4 लिया आपने, एसिड ही तो है। H2SO4 में 2 H पॉजिटिव है जो हटने योग्य है, यानी आयनीकृत। तो एक H पॉजिटिव एक OH को ले जाता है और H2SO4 में 2 H है, तो कितने OH चाहिए? 2। OH किस में से आएगा? बेस से। जी सर। एसिड तो है, कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है उसी पे नाम रखा जाएगा डाई बेसिक एसिड। क्लियर हुई कुछ अब बात के नहीं? यस सर। एसिड बेस को देखेगा, बेस एसिड को देखेगा। जैसे इन्होंने ये एग्जांपल देखो लेकर रखा, ये H पॉजिटिव हट रही, बचे हुए फिर H पॉजिटिव हट रही, बचे हुए से फिर H पॉजिटिव हट रही, लास्ट में वो आ गया जिसपे एक भी H पॉजिटिव नहीं है। अब इस रिएक्शन में एक क्वेश्चन हमें याद आ रहा है, पहले आप बताइए फिर समझाएंगे। इनमें से बताइए एम्फोटेरिक कौन एम्फोटेरिक है? सेकेंड वाला हो जाएगा सर। सेकंड और थर्ड वाला। सेकंड वाला। थर्ड वाला नहीं होगा? थर्ड वाला भी है हाँ सर। यस। फर्स्ट वाला नहीं होगा? फर्स्ट वाला बेस कहाँ? फर्स्ट वाला केवल एसिड है, बेस नहीं होगा। बेस नहीं है, H नहीं ले सकता। तो इस वाले को अगर हम ले लें तो ये अगर H छोड़ता है तो ये बचेगा, और H जोड़ लो तो क्या आएगा? H2 का क्या बन जाएगा? H हटा देगा तो क्या बन जाएगा? ये तो एक ऐसा है जो H हटा भी सकता है, जोड़ भी सकता है। पहला नहीं है और लास्ट वाला नहीं होगा। इसमें सर डिसोसिएशन कांस्टेंट घटता जाएगा। यस, यही तो लॉजिक है, यही तो समझना था। पहले तो हम यही बता रहे थे कि डाई बेसिक क्या है, मोनो बेसिक क्या है, पॉली बेसिक क्या है, ये वाली बात समझ गए? ऐड होगा। इसका प्रोडक्ट नहीं होगा, ये लिखा है, क्योंकि अब HPO3 पे H पॉजिटिव केवल लेने की टेंडेंसी है, H पॉजिटिव इस पे है ही नहीं, तो देगा क्या? अब इनका कहना है कि जब पहली H हटेगी तो वैल्यू देखिए 7.5 10 टू पावर -3, दूसरा H हटा तो वैल्यू और कम होगी, तीसरा हटा तो और वैल्यू कम होगी। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में अगर 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट दिए गए हैं तो Ka जो है वो सबसे ज्यादा होगा Kb से, फिर Kc से, फिर Kd से। जितनी रिएक्शन हो ये ऑर्डर चलेगा। क्लियर हुई सबको बात? जी सर। अब 2 रिएक्शन रह रही हैं, कौन कौन सी? नोबेल जेल, परकिन और माइकल एडिसन। हॉफमैन भेज दिया था। अब कल के लिए काम ये है कि कम